थैंक यू एवरीवन। आप सब अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर ज्वाइन करें। ये इवेंट 100% के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। 100% एक स्टार्टअप है। दिस इज ऑल अबाउट गेमिफाइंग योर फिटनेस जर्नी। आपके और आपके आपके और आपके परिवार के फिटनेस के ख्याल रखने के लिए हमने ये स्टार्ट किया है। वी आर अ टीम ऑफ 10 फ्रेंड्स हु हैव कम अप विद दिस आइडिया। हमने एक ऐप डेवलप किया है। इस ऐप में कई नई फीचर्स है, जैसे फिटनेस स्ट्रीक्स, डेली फिटनेस स्टैटिस्टिक्स और जैसे फिटनेस कम्युनिटी और कई अलग फीचर्स। सो ये सब फीचर्स का बेनिफिट आप ऐप के द्वारा ले सकते हैं। ऐप की लिंक विल पेस्ट इन द चैट सेक्शन। और ऐसे ही फिटनेस के बारे में हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है। उस सेशन के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति बढ़े हमारे साथ है। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ डॉक्टर दीप्ति बढ़े के बारे में। डॉक्टर दीप्ति बड़े एक आयुर्वेद और पंचकर्म कंसल्टेंट है। ये औसतन 23 वर्षों से नासिक में काम कर रही हैं। और कोविड और पेंडेमिक के दौरान शी स्टार्टेड NAIC इम्यूनिटी क्लिनिक अप्रूव्ड बाय कोविड टास्क फोर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये प्री कोविड और पोस्ट कोविड इन्फेक्शन में जो इम्यूनिटी बूस्ट करने की सलाह और गाइडेंस देते आई हैं। अभी ये नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नासिक में वुमेन्स फोरम की सेक्रेटरी के तौर पर कारगर है। मुख्यतः इस फोरम के माध्यम से कई प्रोफेशनल और सोशल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई है। Activities like educating school and college professionals or students through lectures on health, hygiene and nutrition. डॉक्टर दीप्ति बढ़े को टोटल 23 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने कई हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं नित्यम आयुर्वेद के अंतर्गत। इसी एक्सपीरियंस और इसी अनुभव के साथ आज हम इनकी सलाह, इनके गाइडेंस को हम थोड़ा अपने में लेंगे। और वी ऑल नो कोविड के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। वी ऑल नो अबाउट ओमिक्रॉन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस। उसको लेकर हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हाउ वी शुड बी सेफ, इस बारे में ये सेशन है। या डॉक्टर दीप्ति बढ़े, स्टेज इज योर्स, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू हर्षिता। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति बढ़े और आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, हेल्दी सीजन है, उसमें रविवार और दोपहर का समय तो ज्यादातर लोग रजाई ओढ़ के नींद का आस्वाद लेना पसंद करते हैं। लेकिन आप सभी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और इस समय हमसे जुड़े हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। कोविड पैंडेमिक में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और अभी थर्ड वेव की भी संभावना बताई जा रही है और आगे भी ऐसे अनेक वायरस म्यूटेट होके आने ही वाले हैं। तो हर बार हम सिर्फ दवाइयों पर या वैक्सीन पर डिपेंड नहीं रह सकते। हमें अपने आप को अंदर से इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि कोई भी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन हो तो हम उसका सामना कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर पार्टिसिपेंट्स के माइक ऑन है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप इम्यूनिटी का अर्थ क्या समझते हैं? कोई बता सकता है? आप में से कोई भी अनम्यूट कर सकता है। कुछ लोग चैट पर डाल रहे हैं। चैट पर एक आंसर आया है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ टू फाइट डिसीजेस, इम्यूनिटी ओके, का। लेकिन मान लीजिए आपको कोई डिसीज नहीं है लेकिन आप बहुत डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, आपको नींद नहीं आती है, तो क्या आप इम्यून है पूरी तरह से? नहीं ना। तो इम्यूनिटी यानी टोटल हेल्थ, जिसमें आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों जब आप अचीव करेंगे तो हम कहेंगे कि आपको इम्यूनिटी पूरी तरह से आ गई है। आयुर्वेद में हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक श्लोक बताया गया है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी आपके शरीर में जो वात पित्त कफ तीनों दोष है, जो रस रक्त मांस में ये धातुएं हैं, जो आपके अग्नि है, ये सभी अच्छी तरह से काम करने चाहिए। आपके शरीर के जो वेस्ट पदार्थ है, मल मूत्र, ये क्रिया अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसके साथ आपकी जो इंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन्स है, उनका कार्य अच्छी तरह से होना चाहिए और आपका मन और आपकी आत्मा प्रसन्न होनी चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ है। और ये सब आपको अचीव करना है तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सहज यानी जो आपके माता पिता के जीन्स और प्रकृति के हिसाब से आपके जन्म के समय जो निर्धारित हो जाती है, उसे हम सहज इम्यूनिटी कहते हैं।
और दूसरी जो हम प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करते हैं, प्रयत्न करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आयुर्वेद में इम्यूनिटी के लिए जो मेन पॉइंट्स है उसमें विहार, आहार और पंचकर्म और रसायन चिकित्सा, ये 3 मेन मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। विहार यानी कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप जो कुछ गतिविधियां करते हैं वो आपके विहार के अंतर्गत आती है। तो विहार में सबसे महत्वपूर्ण है व्यायाम और नींद। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी एक 4-5 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वो अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इसमें सबसे पहला है सुबह जल्दी उठना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो मुहूर्त है वो उठने के लिए सबसे अच्छा बताया है। इस समय आपकी इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इतना जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो एटलीस्ट 6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। और इसका कारण ये है कि 2 बजे से 6 बजे तक शरीर में वात का प्राधान्य रहता है। और वात जो है ये आपकी नींद समय पर खुलना, आपको अच्छी तरह से भूख लगना, आपको उत्साह लगना और आपका पेट साफ होना, ये सभी कार्य वात अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन जब आप 6 बजे के बाद में उठते हैं तो शरीर में कफ का प्राधान्य बढ़ने लगता है, जिससे आपको सुस्ती फील होती है और आपकी ये सारी क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती है। इसलिए जितना हो सकता है कोशिश करके कम से कम 6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। और उसी तरह दोपहर में सोना नहीं चाहिए। बहुत लोग दोपहर में सो जाते हैं, लेकिन दोपहर में सोने से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो सुबह जल्दी उठना, दोपहर में नहीं सोना। इसके बाद आता है नस्य। नस्य यानी इसके लिए श्लोक है, नासा ही शिरसो द्वारम। मतलब आपके ब्रेन तक अगर आपको पहुंचना है तो वहां पहुंचने का सबसे पास का रास्ता नाक से होकर जाता है। तो नाक में अगर आप 2-2 बूंद घी या मेडिकेट ऑयल हर दिन डालते हैं तो उससे आपके ब्रेन के सभी सेंटर स्टिमुलेट होते हैं, आपकी इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और आपका उत्साह बढ़ता है। इसके बाद एक आता है अभ्यंग स्नान। अभ्यंग का अर्थ कोई जानता है? दिवाली में अभ्यंग स्नान कहते हैं, यानी पूरी बॉडी में तेल लगाकर और फिर स्नान करना। तो अभ्यंग से मसल की पावर बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आयुर्वेद में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर सूखी लकड़ी को भी रोज तेल लगाया जाए तो वो भी मुड़ने लगती है। तो अगर हम अपनी बॉडी में हर दिन तेल लगाकर स्नान करेंगे तो उससे हमारी मसल्स स्ट्रांग होती है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, स्टीफनेस आपकी बॉडी में नहीं रहता है। हमारे एक पुराने वैद्य थे, वैद्य खड़ी वाले, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। वो जब 80 साल के उम्र के थे उस समय वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए पूरा नीचे आके गिरे। और जो देखने वाले थे उनको लगा था कि अब उठ भी नहीं सकेंगे, लेकिन वो एकदम उठ के नॉर्मल इंसान की तरह चलने लगे। तो जब उनसे इसका राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हर हर दिन आधा घंटा तेल लगाकर ही स्नान करता हूँ और इसीलिए 80 साल के उम्र में भी मेरी हड्डियां और मांसपेशियां इतनी मजबूत है कि मैं इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे एक खरोच तक नहीं आई। इससे आप अभ्यंग का महत्व समझ सकते हैं। इसके आगे है एक आता है पादाभ्यंग और शिरोभ्यंग। पादाभ्यंग यानी रात को पैरों में तेल से या घी से मालिश करना या सिर में मालिश करना। तो इसके 2 फायदे होते हैं। दिन भर के कामों में आपको जो थकान आती है वो थकान निकल जाती है, आपको शांत नींद लगती है, आपकी बॉडी फुल रेस्ट ले पाती है और इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो आजकल के दिनों में सबका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है कि पादाभ्यंग का उपयोग करके हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। दिनचर्या में एक और महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सुबह शाम पूजा या प्रार्थना करना। इसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जब हम घी का या तिल के तेल का दिया जलाते हैं या कोई गुग्गुल या औषधि युक्त धूप करते हैं या कर्पूर का आरती करते हैं तो इस समय उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं वो उनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल एक्टिविटीज होती है।
जिसकी वजह से हमारा वातावरण शुद्ध होता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा जब हम घंटी या शंख बजाते हैं तो उससे भी हमारे वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जिसका हमारे मन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं, या फिर हम भजन गाते हैं तो या आरती करते हैं तो हम ताली बजाते हैं। इसका डबल फायदा होता है। एक, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर का डर, नेगेटिविटी कम हो जाती है, और दोनों हाथों में जो कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको स्टिमुलेशन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होती है। तो ये 4-5 छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको अच्छी हेल्थ देने में भी हेल्प करेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में। अब विहार का जो महत्वपूर्ण मुद्दा व्यायाम, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप में से कोई बता सकता है व्यायाम हम किससे कहेंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए जल्दी से कोई। आप सुन रहे हैं सब लोग? मान लीजिए कोई लेडी किचन में 1 घंटा काम करती है, तो क्या हम उसे व्यायाम कहेंगे? हाँ, व्यायाम कर हाँ, बोलिए। व्यायाम उसको नहीं बोलेंगे, व्यायाम तो अलग से ही करना चाहिए। हाँ, जैसा तो व्यायाम आप किसे कहेंगे? जो क्या मतलब डिफरेंस है काम और व्यायाम में? जहाँ पे हर बॉडी पार्ट का कोई मूवमेंट हो प्रॉपर, हम्म, जिससे मतलब यस, यू नो। राइट। हाँ, ये एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना है तो व्यायाम का अर्थ क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड रिदमिक मूवमेंट्स ऑफ माइंड एंड बॉडी। यानी इसमें आपका फिजिकली और मेंटली दोनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और जब हम व्यायाम करते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। जबकि जब हम दिन भर की गतिविधियां करते हैं उसमें हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमको थकान आती है। तो ये इसका डिफरेंस समझना चाहिए। अक्सर बहुत लोगों को कहते सुना है कि हम दिन भर काम करते हैं तो फिर अब हमें व्यायाम की क्या जरूरत है। लेकिन दिन भर आपने कितना भी काम किया तो कम से कम आधा पौन घंटा निकाल कर आपको व्यायाम भी करना चाहिए। अभी मैं आगे उसके बेनिफिट्स बताऊंगी तो आपको रियलाइज होगा कि व्यायाम कितना जरूरी है। व्यायाम का हमारे हेल्थ पर कैसे असर पड़ता है, इसके लिए मैं थोड़ा साइंटिफिकली आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर का कारभार किस तरह से चलता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जो कुछ भी हम आहार खाते हैं उसका अच्छी तरह से पाचन होके उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होते हैं। और फिर ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। यानी जो कुछ भी व्यवहार आता जाता है उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा उतना आपकी बॉडी में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो जब ब्लड ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाता है तो सेल ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी हमारे सेल में सेव हो जाती है। एक बार इस फंक्शन में 38 एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी हमारी सारी गतिविधियों के लिए यूज की जाती है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो, तो सेल फंक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में सेल अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिसमें सिर्फ 2 ही एटीपी बनते हैं, जिस वजह से सेल का फंक्शन बिगड़ जाता है और सेल डेथ की तरफ जाने लगती है, जिससे हाइपरप्लेसिया, कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज जैसी बीमारियां या ऑर्गन फेलियर तक भी आप जा सकते हैं। अब अगर ये फंक्शन अच्छी तरह से होता है और जो सेल एनर्जी बना लेती है, उसके बाद सेल में जो अनावश्यक घटक होते हैं, जो त्याज्य पदार्थ होते हैं, वो वापस ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, और ब्लड के थ्रू लंग्स से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन के थ्रू बाकी के घटक बाहर जाते हैं। जो सॉलिड वेस्ट है वो इंटेस्टाइन में से ही बाहर जाता है। लेकिन ये तीनों मल अगर समय से शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो ये भी अनेक व्याधियों के कारण होते हैं।
अब आप देखिए कि इसमें हमारे एक्सरसाइज कैसी हेल्प करती है। जब हम कोई भी व्यायाम करते हैं, कोई भी आप किसी भी तरह का व्यायाम करेंगे तो आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, जिससे हम अधिकाधिक ऑक्सीजन ले पाते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज करते समय हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे हम जो आहार लेते हैं उसका पाचन होके उसमें से न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। यानी जो मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन, वो कार्य यहाँ अच्छी तरह से होता है, जिससे हमारी सेल को सफिशिएंट एनर्जी मिलती है। और फिर ये एनर्जी सेल अपने खुद के फंक्शन के लिए, हमारी बॉडी में जो भी वियर एंड टियर होता है उसके रिपेयर के लिए, अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको प्रतिकार करने के लिए यूज करती है। और दिन भर हम जो गतिविधियां करते हैं उसके लिए ये एनर्जी यूज की जाती है। और इस तरह से जब हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी होती है तो हम हेल्दी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारी मांसपेशियां, बोन्स मजबूत होती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। जब हमारा शरीर अच्छी तरह से मजबूत हो जाता है तो दैनिक गतिविधियों में जो डीजेनरेशन प्रोसेस है वो स्लो होती है। और जब आपका डीजेनरेशन कम होगा तो आपको एंटी एजिंग इफेक्ट दिखाई देता है। जो यहाँ अभी सुन रहे हैं उसमें से अगर कुछ लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उन्होंने अनुभव लिया होगा कि कोई आपसे कहता है कि आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी उम्र इतनी है। यानी जो एडवर्टाइज में दिखाते हैं कि साबुन लगाया और आप यंग हो जाएंगे, या आपने कोई एंटी एजिंग क्रीम लगाया और आप यंग हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आप यंग दिखते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप हमेशा 20 साल के ही रहेंगे, लेकिन आपकी जो एज है उस हिसाब से आप यंग दिखते हैं। बुढ़ापा आपका जल्दी नहीं आता है। 100 साल जीना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जितना साल जीते हैं वो आप हेल्दी जी सकते हैं, क्वालिटी लाइफ आपको इससे मिलता है। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से हमारी फिजिकल, जो अभी हमने बात किया इम्यूनिटी के लिए, फिजिकल हेल्थ किस तरह इंप्रूव होती है। अभी एक्सरसाइज से ही आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बताऊंगी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में सीरोटोनिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। और सीरोटोनिन जो है ये हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहले ये हमारा मूड बैलेंस करता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देता है, जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करते हैं। लोग कहते हैं कि खुश रहने के लिए कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप बेवजह भी खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फिजिकल मेंटल हेल्थ पे काम करता है। दूसरा, ये हमारे मूड के साथ साथ हमारा भूख यानी कि हंगर भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग, वेट गेन, ये प्रॉब्लम्स आपके कम हो जाते हैं। तीसरा, सीरोटोनिन आपका पेन रिड्यूस करता है। आपने कभी सुना है कि किसी को अगर बैक पेन है या नी जॉइंट पेन है तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप रेगुलरली नी जॉइंट की एक्सरसाइज करिए या आप लोअर बैक की एक्सरसाइज करिए। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, सेरोटोनिन की वजह से वहां पे पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। और आपने बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं कि हाँ, एक्सरसाइज करने के बाद हमारा पेन कम हो गया है। तो तीसरा ये इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जब आपको दर्द नहीं होगा तो आप हैप्पी फील करेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। चौथा, सेरोटोनिन आपको साउंड स्लीप देने में भी हेल्प करता है। मतलब नींद सिर्फ जरूरी नहीं है, आपको शांत नींद लगनी चाहिए। जब आप शांत मतलब गहरी नींद में सोएंगे तो उस समय आपकी बॉडी सबसे ज्यादा रेस्ट करती है, बॉडी के साथ आपका माइंड भी रेस्ट करता है। और इस रेस्ट की वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और सुबह उठने के बाद आप एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज से हमारी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अब देखिए थर्ड जो है कि सोशल हेल्थ, कि अगर आपकी बॉडी फिट है, आपकी हेल्थ अच्छी है और मेंटली आप स्टेबल हैं, तो आप जिस भी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, आप उसमें 100% सक्सेस होते हैं। और आपके बिहेवियर अच्छा रहता है,
जिसकी वजह से आप आपके आजू बाजू के लोग, आपके साथ काम करने वाले और अपने फैमिली लाइफ में भी सबके साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहते हैं, और इस तरह से आपकी सोशल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अब चौथा आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि सब व्यायाम में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स सूर्य नमस्कार के बताए हैं, कि सुबह प्रातः काल आप जब उठते हैं, यानी जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके, और बीज मंत्र बताए गए हैं, उन बीज मंत्रों के उच्चारण के साथ जब आप सूर्य नमस्कार प्राणायाम के साथ करते हैं तो उसको आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसमें सूर्य को जब हम अर्घ्य देते हैं तो सूर्य प्रकाश के द्वारा हमें पॉजिटिविटी मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरा, साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है सुबह के सूर्य प्रकाश में, तो वो भी हमें मिलता है। जब हम विटामिन डी जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट घटक है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिलता है। बीज मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं तो शरीर में षट चक्र है, 6 चक्र है हमारी बॉडी में, उन चक्रों जो उच्चारण के समय जो वाइब्रेशंस मिलते हैं उससे उन चक्रों को स्टिमुलेशन मिलता है, और इस वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होती है। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसमें आपके बॉडी का हर पार्ट, हर मसल्स यूज होते हैं, इसलिए आपको फिट रखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य नमस्कार के बाद में आपको एक कम से कम 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, जिसमें आप फील करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, और आप फील करते हैं कि हम इस बॉडी और माइंड से अलग, एक सोल है, आई एम अ सोल, आई एम अ एनर्जी, और आप उस सुप्रीम सोल जो इस पूरे सृष्टि को चला रहा है, उस सुप्रीम सोल के साथ आप कनेक्ट होते हैं और अपने आप को रिचार्ज करते हैं। इस प्योर फॉर्म में जब आते हैं तो आपकी ओवरऑल टोटल हेल्थ आपकी इंप्रूव होती जाती है। अभी ये हुआ विहार। इसके अलावा तीसरा विहार में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है नींद या निद्रा। तो हम बचपन से सुनते आए हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। कोई कंप्लीट करेगा इस लाइन को? हेलो। Makes a man healthy, wealthy and wise. हाँ, तो ये सभी जानते हैं, लेकिन कितने लोग इसे फॉलो करते हैं? बहुत कम लोग हैं जो सही टाइम पे सोते हैं। अक्सर मेनली अभी जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को रात में देर तक काम करने की आदत होती है, और इसलिए वो सुबह भी देर से उठते हैं, लेकिन इससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ये बहुत डिस्टर्ब होता है। तो रात को जब हम जल्दी सोते हैं तो हमारी बॉडी को जो रेस्ट जरूरी है वो अच्छी तरह से मिलती है। नींद का समय कम से कम 12 से 4 बजे की जो नींद है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में हमारी गाढ़ नींद मतलब साउंड स्लीप होती है। जब हम गहरी नींद में नहीं होते तो हम सपने देखते रहते हैं, और जब हम सपने देखते हैं तो सिर्फ हमारी बॉडी रिलैक्स होती है लेकिन हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता है। लेकिन जब हम साउंड स्लीप में होते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों भी पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, और इसी समय हमारी बॉडी रिपेयर और सेल्फ हीलिंग का काम करती है। इसलिए साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। तो सभी को वक्त पर सोना जरूरी होता है। कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैट में, आप अगर हम क्वेश्चंस लास्ट में रखें तो? हाँ हाँ चलेगा, क्योंकि क्या होता है फिर वो फ्लो जो है वो टूट हाँ। जाएगा। तो मैं जो बताती हूँ वो पूरा आप लोग सुन लीजिए, फिर बाद में हम सारे डाउट्स और इसके बारे में बात करेंगे। ओके। व्यायाम तो सभी को करना है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। जैसे बहुत लोगों को आदत होती है कि 0 फिगर करनी है, इसलिए सुबह 1 घंटा, दोपहर में, शाम को बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होगी और आपकी बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस ज्यादा होने लगेंगे। आप उम्र से पहले बूढ़े लगने लगेंगे। इसलिए एक्सरसाइज रोज करना है, लेकिन सीमित मात्रा में,
अति नहीं करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आहार के बारे में। आहार यानी कि जो हम अन्न लेते हैं वो, लेकिन आहार के बारे में कैसा होना चाहिए आहार। तो आहार महत्वपूर्ण क्यों है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है हर चीज। तो हमारे यहाँ पारंपरिक जो आहार है वो सबसे अच्छा होता है कि जिसमें दाल चावल, उसमें थोड़ा घी, सब्जी, रोटी, छाछ या कढ़ी, इस टाइप का कोई लिक्विड, थोड़ा कुछ मीठा खाना, टेस्ट के लिए थोड़ा अचार चटनी, इस तरह का अगर हम आहार लेते हैं तो इसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और फैट। तो जब आप इस तरह का खाना लेते हैं तो इसमें से ये सारे हमें अच्छी तरह से मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऋतुओं में बदल होता है, सीजन बदल होता है, तो अगर इस आहार में हम कुछ ऐड करते जाते हैं उस हिसाब से, तो हमें हेल्थ बेनिफिट और अच्छी तरह से मिलते हैं। तो कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए, इसके लिए जो हमारी रूढ़ी परंपराएं हैं, जो त्योहार है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। जैसे बारिश के दिनों में हमारी भूख थोड़ी कम हो जाती है, हमारा अग्नि मंद होता है, इसलिए उन दिनों में बहुत उपवास आते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल सके। उसी तरह जैसे नवरात्रि के दिन होते हैं, अक्टूबर महीना, तो अक्टूबर में पित्त शरीर में बहुत बढ़ा हुआ होता है, और बाहर भी हम देखते हैं अक्टूबर हीट होती है। तो इन दिनों में खीर जैसे पदार्थ अगर आप खाते हैं तो ये हीट का आपको तकलीफ नहीं हो पाती है। इसलिए नवरात्रि में अक्सर खीर का प्रसाद दिया जाता है, या कन्याओं को भोजन दिया जाता है तो उसमें खीर दी जाती है। तो ये उस सीजन में हमारे लिए क्या अच्छा है, ये हमें इस तरह से पता चलता है। फिर जैसे दिवाली का सीजन आता है तो तब मिठाइयाँ बनाई जाती है, तले हुए फरसाण बनाए जाते हैं, जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी आगे आने वाली ठंड के लिए हमें तैयार कर देती है कि हम उस ठंड को सहन कर सकते हैं। फिर आगे ठंड आती है, जब दिसंबर जनवरी महीना, उस समय हमारी ठंड की वजह से भूख और बढ़ती है, हमारा अग्नि तीक्ष्ण होता है और वो भारी पदार्थों को भी अच्छी तरह से पचा सकता है। तो ऐसे समय में हम लोग ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं, जो हमारा अग्नि उसका पाचन करके हमें पूरे साल भर के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिल जाती। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो जिस सीजन में जो त्योहार है या जो खाने की परंपरा है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो उससे हमारी हेल्थ बेटर रहेगी, और उस सीजन में आने वाले जो वेदर में जो चेंजेस है उसका सामना हम कर सकते हैं। खाना कैसे खाना चाहिए? तो घर का बना हुआ ताजा और गर्म अन्न खाना शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एक बार जब खाना बन जाता है उसके बाद हम जितना लेट उसे खाएंगे उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू उतना कम होते जाता है। डिकम्पोज की जो प्रोसेस है वो उसमें स्टार्ट हो जाती है, जितना लेट खाएंगे उतने उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। और कुछ लोग बहुत देर का बना हुआ खाना दोबारा गर्म करके खाते हैं। इसे आयुर्वेद में पर्युषित अन्न कहा गया है, जो अनेक बीमारियों का कारण कहा है। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए, ताजा और गर्म खाना ही खाना चाहिए। खाना कब खाना चाहिए? जब हमें अच्छी भूख लगती है तभी खाना चाहिए। अगर हमें भूख नहीं है तो सिर्फ टाइम के हिसाब से हम खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, और आप कितना भी न्यूट्रिटिव खाना खाएं, लेकिन अगर पाचन नहीं होगा तो उससे शरीर को कोई लाभ नहीं होता है। हमारे शरीर में जब हमारा अग्नि अच्छी तरह से उसका पाचन करता है खाए हुए अन्न का, तो उसके दो भाग होते हैं। उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है, लिक्विड पार्ट एक सेपरेट होता है, और जो सॉलिड वेस्ट है वो सेपरेट होके मल के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हमारा अग्नि मंद होगा तो ये लिक्विड और सॉलिड ठीक से सेपरेट नहीं हो पाते, और एक थोड़ा सा गाढ़ा तेल जैसा या हनी जैसा पदार्थ तैयार होता है, जिसे हम लोग आम कहते हैं। और ये आम ही संपूर्ण व्याधियों का कारण है, क्योंकि ये आम जब शरीर में सर्कुलेट होता है तो ये पानी की तरह इजीली फ्लो नहीं हो पाता है। वो जहां जहां पर उसे टर्न्स मिलते हैं, रुकावट, वहां अटकता जाता है। जैसे छोटी उंगलियों के जॉइंट्स में चला गया तो हम बोलते हैं गाउट हो गया है, इनका यूरिक एसिड बढ़ गया है।
अगर रक्त वाहिनियों में जमता है तो हम कहते हैं इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर किडनी में जाता है तो किडनी स्टोन बनाता है। इस तरह से ये आम हर व्याधियों का कारण होता है। और अगर आपको आम नहीं बनने देना है तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जब आपको अच्छी भूख हो तभी खाना खाइए। एक बार खाना खाने के बाद कम से कम 3-4 घंटे कुछ नहीं खाना है। और उसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है थोड़ी, तो 2 खानों के बीच का टाइम जो है उस समय फ्रूट्स ले सकते हैं, या जो पचने में हल्के पदार्थ जैसे राजगिरा लाही, धान की लाही, ऐसी चीजें लीजिए कि जिससे आपको एनर्जी मिले लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड ना पड़े और अगले रात के खाने के लिए आपका शरीर फिर से तैयार हो जाए। कितना खाना खाना चाहिए? तो इसके लिए एक नियम दिया है कि अगर आपका आमाशय जो है उसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसमें से 2 भाग आपका सॉलिड होना चाहिए, 1 भाग आपका लिक्विड होना चाहिए और 1 भाग आपका खाली रहना चाहिए, वेकेंट। तो ही डाइजेशन की प्रोसेस अच्छी तरह से हो पाती है। कि जैसे अगर कोई लेडी अभी सुन रहे हो, तो हमें अगर मिक्सर में कुछ पीसना होता है, तो हम पॉट को ऊपर तक भर देते हैं तो वो ठीक से पीस नहीं पाते हैं। और अगर हम उसमें थोड़ा-सा लिक्विड डालते हैं और थोड़ी जगह रखते हैं, तो वो अच्छी तरह से पिस जाता है। तो सेम वही मैकेनिज़्म हमारे आमाशय में भी होता है। इसलिए इस तरह डिवाइड करके अगर आप खाना खाएँगे, तो उसका डाइजेशन आपका अच्छी तरह से हो पाएगा। अब इसमें जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से खाने में होना चाहिए। जैसे बात-बात में आपने कभी सुना होगा कि लोग खाते समय पेट पूजा कर ली, तो पेट पूजा ये मज़ाक का विषय नहीं है। एक्चुअली खाना है, यज्ञ कहा गया है। उसमें जैसे हम पूजा करते समय मन लगा के करते हैं, उसी तरह हमें खाना खाते समय भी ध्यान वहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, लेकिन उससे फिर हमारे डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने चाहिए, वो ठीक तरह से नहीं हो पाते। इसलिए हमेशा खाना खाते समय ध्यान खाने की तरफ होना चाहिए। अब हमें क्या नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे? तो जो फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, मैदे की बनी हुई चीजें हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड बढ़ा देते हैं, इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और फिर जब डाइजेशन ठीक से नहीं होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और हमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो पैक्ड फूड होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं कि जो अन्न उसमें है वो बहुत दिन तक खराब नहीं होना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपने चाहिए, इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। लेकिन जब ये प्रिजर्वेटिव हमारे पेट में जाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए इन बैक्टीरिया की बहुत जरूरत होती है। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव उन बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और हमारे शरीर में डेफिशिएंसीज दिखने लगती है। तो देखिए कितनी छोटी-छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हमारी हेल्थ कभी खराब नहीं होती है। और इसका रीजन समझना जरूरी है। सिर्फ नहीं खाना है बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन क्यों नहीं खाना है ये अगर आप बताएंगे तो वो जरूर उसको फॉलो करते हैं। अब इम्यूनिटी के इसमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरा भाग जो मैंने बताया था कि पंचकर्म, शोधन, चिकित्सा और रसायन, कि अगर आप आहार विहार ये सब फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर में दोष बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, बहुत ज्यादा प्रमाण में खराब हो गए हैं। तो ऐसे समय उन्हें शरीर से निकाल देने से फिर हमारी हेल्थ अच्छी होती है। जैसे आप जो व्हीकल यूज करते हैं उसे आप हर दिन वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर भी कुछ समय के बाद हम उसे सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, ऑयलिंग के लिए भेजते हैं, जिससे उस व्हीकल की इफिकेसी बढ़ जाती है। सेम उसी तरह पंचकर्म करने से हमारी बॉडी की सर्विसिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अवर बॉडी। और एक बार जब ये दोष हमारे शरीर से निकल जाते हैं तो फिर हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है और फिर उसके बाद हमारे शरीर को ताकत देने के लिए हम रसायन औषधियों का उपयोग करते हैं। तो जैसे आप लोगों के सुने होंगे च्यवनप्राश है, ब्रह्मा रसायन है, चित्रखरीद, ऐसे बहुत सारे अवलेह हैं।
उसी तरह कुछ स्वर्ण भस्म युक्त औषधियां हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और बल बढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं। और वनस्पति चूर्णों में गुरुची, आंवला, ज्येष्ठमध, तुलसी, अश्वगंधा, शतावरी, ऐसे अनेक औषधियां हैं जो आपकी प्रकृति के हिसाब से और आप अपने डॉक्टर की सलाह से रसायन काल यानी सुबह खाली पेट लेना चाहिए इन्हें। तब लेने से ये आपके शरीर को बल अच्छी तरह से देते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो सुबह का समय इसके लिए क्यों बताया गया है कि रात का खाने का अच्छी तरह से पाचन होके और आपको अच्छी तरह से जब भूख लगी होती है उस समय अगर आप खाएंगे ये दवाइयां तो इसका असर ज्यादा होता है। और इसी तरह रसायन में ही हम जो खाने में मसाले यूज करते ये भी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उनका भी हम घरेलू रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और घरेलू उपाय में एक सुवर्ण सिद्ध जल भी हम लोग बताते हैं कि 1 लीटर पानी आप लीजिए, उसमें छोटा सोने का टुकड़ा या कॉइन डाल के उसको कम से कम 1/4 होने तक उसको उबालिए और फिर ये पानी अगर आप दिन भर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया है और इसे अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आप आने वाली किसी भी बीमारी का सामना अच्छे से कर सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अब आप अपने क्वेश्चंस अपने माइक अनम्यूट करके पूछिए, तो उससे सबको क्वेश्चंस भी सुनाई देंगे और जवाब भी मैं दे पाऊंगी। चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस है वो देखती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, मैंने काफी कुछ सीखा और आई एम श्योर जितने लोग यहाँ मौजूद है उन्होंने भी काफी कुछ सीखा होगा। वी विल टेक, हम एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक अगर कोई अनम्यूट करता है और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप नेक्स्ट जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है रोशन कुमार का, हाउ कैन वी इंटीग्रेट एक्सरसाइज इन आवर डे टू डे लाइफ? Like, is it okay if we do small efforts, like taking stairs instead of elevator? Will that help? Yes, it will also help. लेकिन ये आपको क्या करेंगे कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव थोड़ा करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज आपको करनी है। मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना हो, इसके लिए आप छोटे छोटे जैसे कि स्टेप्स चढ़ना है या छोटे छोटे काम खुद करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो ये हेल्प जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ ये करके आप नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक्सरसाइज और डाइट भी करनी है। राइट, आई होप ये आंसर किया होगा। आपको कुछ और क्वेरी होगी तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। और कोई? हेलो डॉक्टर भड़े, am I audible? Yes. हाँ, हाय, दिस इज नुपुर हियर। तो मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था जो मैंने यहाँ चैट में भी लिखा। तो आजकल हम जो देखते हैं, लाइक आउट ऑफ 10 हम सुनते हैं कि 8 से 9 फीमेल्स जो हैं दे सफर ईदर symptoms related to PCOD or related to fibroids and many other fertility related issues. तो मुझे जो समझ में आता है, वन ऑफ द फैक्टर दैट कुड बी प्लेइंग अ रोल कि हमारे पेरेंट्स लोग जिस क्वालिटी का लाइफस्टाइल लीड करते थे और जितना अच्छा खाना पीना करते थे, कहीं ना कहीं मतलब हमारे केस में, हमारी जनरेशन में वो उस क्वालिटी का नहीं है, मतलब थोड़ा डिटोरिएट किया है, प्लस द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट वी गो थ्रू। तो मतलब इसके लिए मतलब हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, मतलब कोई एनी स्पेसिफिक रूल अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट यू हैड मेंशन्ड इन टुडेज टॉक? तो वो एक मतलब मैं जानना चाहूंगी। आपके क्वेश्चन में आधा आंसर तो है कि एक तो आपकी लाइफस्टाइल, दूसरा स्ट्रेस फैक्टर और दूसरा पीसीओएस के बारे में अगर आप चाहें तो मेन हमारे आयुर्वेद ने जो बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे पाचन होके जो रस धातु तैयार होता है उसी से हमारे सारे शरीर का पोषण होता है। तो वो रस धातु बिगड़ने के लिए 2-3 फैक्टर होते हैं। एक तो स्ट्रेस फैक्टर अगर है तो आपका रस धातु बिगड़ता है। दूसरा, जो लोग दोपहर में खाना खाने के बाद तुरंत सोते हैं
उनमें रस धातु की दृष्टि दिखाई देती है। मतलब जब हमारे पास पेशेंट पीसीओडी या पीसीओएस के लिए आते हैं, तो उनको जब पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दोपहर में सोते हैं, तो 90% फीमेल्स का आंसर होता है कि हाँ, हम खाना खाने के बाद में सोते हैं। तो हम उनको पहले बोलते हैं कि आप दोपहर का सोना बंद कीजिए। दूसरा जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि आपने गौर किया या नहीं, पर मैंने बताया था कि जब सेल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, तो सेल का डिसफंक्शन होता है, और उस समय हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो सेल को अगर एनर्जी प्रॉपर देना है, तो उसके लिए तीनों फैक्टर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अपने लाइफस्टाइल में जो मैंने बताया, ये चेंजेस करेंगे तो पीसीओएस रिवर्ट होता है। मतलब मेरे पास रिपोर्ट है पेशेंट के कि सोनोग्राफी के रिपोर्ट में भी एकदम नॉर्मल रिपोर्ट्स आते हैं पेशेंट के। ओके, थैंक यू। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। हाँ, वो तो है, बट हमें वही फिगर आउट करना होता है कि मतलब काम के बीच में सब कुछ करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मे बी मतलब हमें ध्यान उसमें भी अब देना चाहिए जितना हम अपने काम में देते हैं, बिकॉज आवर हेल्थ आपके इज ऑल्सो पास टाइम इम्पोर्टेंट। कम है तो भी आप ये कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब आपको भूख लगती है, आप टाइम पे खाना खा लीजिए, आप अच्छा खाना खा लीजिए। एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आप हाफ एन आवर भी अगर नहीं निकाल सकते हैं, तो आप सुबह उठ के सिर्फ 10 सूर्य नमस्कार प्राणायाम ओमकार के साथ जब करते हैं, तो इसका भी पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि इससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, और आप दिन भर फ्रेश रहते हैं, तो आप अपनी एक्टिविटीज भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो इस केस में भी इसमें इम्प्रूवमेंट आता है। बाकी फिर थोड़ी आप मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं इसके अलावा, पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। ओके, थैंक यू। हेलो डॉक्टर, अर्पिता हेयर। Yes. तो मुझे भी आपने मेंटल हेल्थ और उसके बारे में भी सब बोला था। मुझे उस रिलेटेड में पूछना था कि जो हम लोग अभी देखते हैं, जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल चेंजेस, द थिंग इज हर जगह पे इतने रेस्टोरेंट्स, इतने कैफेज, इतना सब कुछ है कि हम लोग अगर ऐसा नहीं जाते, यहाँ पे घूमने नहीं जाते, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाते, तो मेंटली वी फील वी आर मिसिंग आउट some things. And if we go there और हम थोड़ा एंजॉय करते, फिर बाद में गिल्ट होता है कि अरे हमने खा लिया। तो ये कैसे मतलब बैलेंस करें कि मेंटल हेल्थ भी we want that also, we also want to enjoy, but then we don't want to regret afterwards. ये भी पॉसिबल। देखिए, आप हफ्ते के 6 दिन आप अच्छी तरह से अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए। हफ्ते में एक दिन चीट दिन करके आप संडे छोड़ दीजिए, उस दिन आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाइए, बाहर का खाइए। लेकिन उसमें क्या करना है, जब आप बाहर का खाना खाते हैं, तो आप थोड़ा क्वांटिटी कम खाओ, कि जो आपके सिस्टम पर लोड पड़ने वाला है उतना लोड ना पड़े, इजीली आप उसको डाइजेस्ट कर सके। तो वो एक आप कर सकते हैं कि बाहर का फूड है तो आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में खाएं। दूसरा, जब आप खाना खा के घर आते हैं, तो आधे 1 घंटे के बाद आप सिंपल सा जीरा वाटर या जीरा धनिया पानी डाल के, या फिर जो हम लोग बोलते हैं जल जीरा, इस टाइप का अगर आप कुछ ड्रिंक आधा गर्म पानी में डाल के लेते हैं, तो वो खाना आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए, तो आपके उस रेस्ट पीरियड में आपकी बॉडी ये सब रिपेयर भी करती है। लेकिन अगर आप बाहर दोस्तों के साथ जाएंगे, खाएंगे और रात को भी जागरण करेंगे, तो फिर उसका आपको तकलीफ उसकी आपको होगी। दूसरा, मेंटल स्ट्रेस क्यों आता है कि टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो फिर उस टाइम में आप ये सब इजीली कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा वो भी आप ध्यान दीजिए। और कितना काम हमें करना है ये भी डिसाइड करना चाहिए। मतलब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम अगर करेंगे, तो फिर वहां पर आपको स्ट्रेस आने लगता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हमारी कैपेसिटी है उतना ही काम ले और उतना अच्छे से करें, तो फिर मेंटल स्ट्रेस उतना नहीं रहता है। और स्ट्रेस कम करने के लिए बाकी जो क्या क्या है वो सब मैं बता चुकी हूँ।
बराबर। ओके, थैंक यू डॉक्टर। और कोई? Okay, we have one question from chat. इसमें सौरभ जोशी का question है. Should I take supplements to boost immunity? सप्लीमेंट्स मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे हम लोग आयुर्वेद में रसायन देते हैं, वैसे ही एलोपैथी में विटामिन बी, सी और विटामिन डी आयुर्वेद को इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रोटीन्स वगैरह जो बाहर से लेते हैं उसको मैं उतना फेवर नहीं करती हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल प्रोटीन्स सिस्टम पे कहीं ना कहीं लोड डालते हैं। आप डाइट बैलेंस लो, सपोर्ट के लिए आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, लेकिन जैसे बहुत से लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, वो इम्यूनिटी के लिए उतना अच्छा नहीं है। All right. I hope ये आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम महिमा पवार। वो पूछते हैं कि व्हाट कैन वी ईट टू इंक्रीज इम्यूनिटी कीपिंग इन माइंड एग्जिस्टिंग कोविड टाइम्स? कोविड तो ठीक है, एक नाम है, वायरल इन्फेक्शंस, ये वायरस म्यूटेशन ही है। तो क्या खा सकते हैं? तो मैंने जो बताया कि बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको आपका शरीर अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके खाने में मसाले होना जरूरी होता है। धनिया, जीरा, कड़ी पत्ता, हींग, लवंग, मीरे, दालचीनी, ये सब हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आप जो खाना ले रहे हैं उसमें ये सब होना चाहिए। दूसरे जो हमें विटामिन चाहिए वो हमें फ्रेश फ्रूट्स से मिलते हैं। तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम या शाम के बीच के टाइम में फ्रूट्स ले सकते हैं। तो फ्रूट्स में भी फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए। फ्रीज में रखे हुए फ्रूट्स जो होते हैं उसमें विटामिन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, हमें स्टोर्ड नहीं होने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स अगर होंगे तो अच्छा है। दूध एक अच्छा होता है सोर्स है कि जिसमें नेचुरल विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं तो दूध में से कैल्शियम हमारा अच्छा एब्जॉर्ब होता है। और एक घी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। आजकल बहुत लोग घी नहीं लेते हैं, लेकिन खाने में अगर आप थोड़ा घी लेते हैं तो ये आपकी अग्नि को प्रदीप्त करता है। जैसे हवन करते हुए आपने कभी देखा होगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाते हैं तो वो अग्नि और अच्छी तरह से प्रज्वलित होता है। तो खाने में घी होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा घी आप लीजिए, टाइम पे खाना खाइए जिसमें पूरा बैलेंस डाइट हो। और बीच के टाइम में आप फ्रूट्स, वैसे ही आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं कि जो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स और एनर्जी देते हैं। मेन आपको एनर्जी आपकी अगर अच्छी होगी तो आप इम्यून सिस्टम आपकी अच्छी रहेगी और आप वायरस का सामना कर सकते हैं। Right. Thank you. It answers, yes. Next question is there a specific time to exercise? आपने एक्सरसाइज के बारे में मेंशन किया, तो लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना ज्यादा बेनिफिट करता है। तो इज इट समथिंग कि वी शुड एक्सरसाइज ओनली इन द मॉर्निंग और इन इवनिंग? हाँ, बेस्ट होता है अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उस समय एयर पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, पॉजिटिविटी उस समय ज्यादा होती है, और हम रात भर सो के उठते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल भी अच्छी होती है, हम अच्छी तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुबह पॉसिबल नहीं है कि आपका जॉब ऐसा है कि आप उठते से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप दिन में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ नियम एक ही है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपका पेट खाली होना चाहिए। मान लीजिए आपने दोपहर में 12-1 बजे खाना खाया है, तो आप शाम को 4-5 बजे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज का दूसरा नियम है कि एक्सरसाइज करने से पहले और करने के बाद आधा घंटे तक आपको लिक्विड नहीं लेना है, और एक्सरसाइज के बाद 1 घंटे तक आपको सॉलिड नहीं लेना है। ये रूल फॉलो अगर आप करते हैं तो आप कभी भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके आपको बेनिफिट्स मिलने ही हैं। और बहुत से लोग आजकल ट्रेंड है कि उनको लगता है वॉक करने से ही बहुत अच्छा होगा, तो खाना खाने के बाद फास्ट वॉकिंग करते हैं। तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई की बहुत जरूरत होती है उसे पचाने के लिए। और उस समय अगर आप फास्ट वॉक करते हैं
तो ब्लड सप्लाई पूरा आपके लिम्स में की तरफ, मतलब पैरों की तरफ ज्यादा जाता है, जिससे आपका डाइजेशन बिगड़ता है और आपके हेल्थ के बेनिफिट्स मिलने की बजाय आपका नुकसान होता है। तो खाना खाने के बाद सिर्फ टहलना चाहिए, जैसे शतपावली बोलते हैं मराठी में कि 100 कदम टहलना, वो सिर्फ आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद फास्ट वॉक करेंगे तो वो नुकसान करता है। बाकी समय जब आपका पेट खाली है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। वी हैव 2 more questions in chat, लेकिन अगर उससे पहले किसी को अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं एंड देन वी कैन आस्क समवन टू अनम्यूट। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मनोज। व्हाट शुड बी डाइट फॉर अ डायबिटिक पर्सन एंड कैन ही डू फास्ट? कैन ही डू फास्ट? फास्टिंग कर सकते हैं क्या? फास्ट जो है ना, वो आपकी शुगर लेवल कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है और स्टेबल है तो आप फास्ट कर सकते हैं। बल्कि रिसेंटली जो स्टडीज हुए हैं तो उसमें तो कहा गया है कि आप 14 आवर अगर फास्ट करते हैं तो डायबिटीज पेशेंट के लिए उसका बेनिफिट होता है। मतलब आप सुबह का खाना जो फर्स्ट मील लेते हैं वहां से लेकर 8 घंटे तक आपको जो खाना है आप खाइए, और उसके बाद में आप बिल्कुल मत खाइए। यानी 12 से 14 घंटे अगर आप फास्ट करेंगे तो उससे आपका इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो इम्प्रूव होता है और डायबिटीज पेशेंट को उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। सिर्फ उसके लिए आपको शुगर रेगुलरली चेक करते रहना जरूरी होता है। दूसरा, डायबिटीज पेशेंट के लिए डाइट क्या लेना चाहिए? तो एक तो जो इजीली डाइजेस्ट हो सके वो होना चाहिए। शुगर, आर्टिफिशियल शुगर तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कहीं थोड़ा मीठा आपको लेना है तो आप गुड़ जैगरी जो है वो थोड़ा ले सकते हैं। दूसरा, स्टार्च जो है वो डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं होता। तो चावल हम लोग बोलते हैं कि आप दोपहर में अगर थोड़ा चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन शाम के खाने में आपको चावल नहीं लेने हैं। और हाई फाइबर लेना इसके लिए अच्छा होता है। तो रोटी की जगह अगर आप ज्वार की भाकरी बोलते हैं, जैसे ज्वारी की रोटी या बाजरे की रोटी, या हमारे इसमें एक यव करके धान्य आता है जिसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो अगर आप लेंगे तो उससे आपकी शुगर भी मेंटेन रहती है और जो डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपको नहीं होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज के पेशेंट्स को लिक्विड, बहुत लोगों को ज्यादा लिक्विड लेने की आदत रहती है तो वो नहीं लेना चाहिए। जब आप ज्यादा लिक्विड लेते हैं तो इसमें आयुर्वेद में कहा गया है क्लेद, आपके शरीर में क्लेद वृद्धि होती है। जैसे दही है, काकड़ी है, ये चीजें या ज्यादा सॉल्ट है, ये क्लेद को बढ़ाते हैं और क्लेद जब बढ़ेगा तो आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो ये चीजें आपके खाने में अवॉइड करनी चाहिए। वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए और जो फ्रूट्स में शुगर कम है वो आप खा सकते हैं। पोमोग्रेनेट है, या जो सिट्रस फ्रूट्स है, संतरा, मौसम्बी, ये आप ले सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक इसके बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, पर मेन यही 2 बातें हैं कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए ऐसा ही आहार लेना है डायबिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सनिका। फॉर हाई प्रेशर वर्क हाउ शुड बी एडजस्ट आवर स्लीप साइकिल? अगर हमारी रात में नींद नहीं हो पा रही है तो इज इट ओके हम आफ्टरनून में कंपनसेट करें हमारी स्लीप? अगर किसी वजह से आपको रात को नींद नहीं हो पाती है तो भी आपको सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, और आपके सुबह के सारे प्रातः विधि होने के बाद आप खाना खाने से पहले उससे आधा टाइम सो सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप रात को 4 घंटे जागे हैं तो दिन में आप 2 घंटा सो के अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो खाना खाने से पहले सोना चाहिए। खाने के बाद अगर आप सोते हैं तो फिर वो आपको तकलीफ देता है। Okay, got it. There is no more question in chat. But अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। We are here for 5 more minutes, फिर हम कंक्लूड करेंगे सेशन। Yes. डॉक्टर, आपको कुछ लास्ट पार्टिंग वर्ड्स ऐड करना होगा, आपका जो सेशन है वो समराइज करना। बहुत कुछ सीखने को मिला है, कुछ लोग नोट्स भी ले रहे थे, बट या देयर इज सो मच टू लर्न।
So, सबने अपना वक्त दिया और ध्यान से सुना, इसके लिए तो सबको थैंक यू है ही। लेकिन जो मैंने बताया है वो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, अपने दैनिक गतिविधियों में अगर उसका समावेश करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, there is no more question. We'll conclude this session. Before we conclude, मेरे पास कुछ announcements है। फर्स्ट इज लिंक में एक फीडबैक फॉर्म आएगा, आप वो फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति बढ़े को उनको आप फीडबैक देना हो, हाउ कैन शी इम्प्रूव, और आपको उनका क्या अच्छा लगा हो, प्लीज लेट हर नो। हमको भी बताएं ये कैसा सेशन लगा। और चैट में कुछ लिंक्स आई हैं। हमारा जो ऐप जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था, व्हाट वी आर बिल्डिंग 100%, ये एक फिटनेस ऐप है। इट इज ऑल अबाउट गेमिफाइंग योर फिटनेस जर्नी। आप वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सेम फिटनेस एंथुजियास्ट कम्युनिटी है, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग अगर आपको हमारे बारे में थोड़ा और जानना है, आप इंफॉर्मेशन लेना है, तो you can check out our website. Also, yes, don't forget to fill out the feedback form. And yes, that's it. Thank you, Dr. Deepti Bhade. It was a great session. हमको बहुत कुछ सीखने को मिला. I am sure जितने लोग join हुए, there were around 55 participants. So काफी बढ़िया turn up रहा. We organize these session in like almost every Sunday और एवरी वीकेंड। तो अगर आप में से कोई सेशन शेयर करना चाहता हो तो दे आर मोस्ट वेलकम। दे कैन शेयर देयर कॉन्टैक्ट नंबर विथ मी ऑन द डायरेक्ट मैसेज ये जूम चैट पर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बस मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति बड़े। आप लोगों से बात करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। राइट, थैंक यू सो मच। सो वील एंड दिस सेशन हियर। डॉक्टर, हम चाहेंगे आप नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक अगर आप जब भी फ्री रहें तो विल मेक श्योर कि आप एक और सेशन हमारे साथ लें, हमको और कुछ सीखने को मिले। आप अपना एक टॉपिक डिसाइड कीजिए, जैसे अभी इस बार एक्सरसाइज और डाइट हमने मेन था कि इम्यूनिटी पे उसका इफेक्ट, तो ऐसे आप जो भी कोई और बात टॉपिक पर सुनना चाहते हैं आप एक डिसाइड करके मुझे बताइए, उस हिसाब से फिर हम नेक्स्ट सेशन रखते हैं। बिल्कुल। जैसे ब्यूटी रिलेटेड अगर गर्ल्स हैं कोई, उनको अगर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स उस रिलेटेड है, हेयर एंड स्किन के बारे में है, या किसी स्पेसिफिक डिसीज के बारे में है, तो उस हिसाब से हम सेशन रख सकते हैं। टॉपिक आप लोग डिसाइड कीजिए फिर मुझे बताइए उस हिसाब से। चैट में आपके लिए काफी थैंक यू मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम ये जूम चैट रहने देते हैं 2-3 मिनट एंड यू ऑल कैन लीव, और यू ऑल कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। डॉक्टर दीप्ति बड़े को आप उधर से कन्वे कर सकते हैं जो भी आपके मैसेजेस हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो विल मेक श्योर शी आंसर्स। और बस आज के लिए इतना ही। हम मेक श्योर करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लाए, कुछ और बढ़िया सेशन लाए। सो या दैट्स अबाउट इट फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। बाय।